मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन पहले आपको बता दें ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे एक तरफ तालिबान है जो किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहता है पंजशीर पर, तो दूसरी तरफ पंजशीर है जो अब तक अजय है। हालांकि तालिबान पंजशीर फतेह का दम भर रहा है, लेकिन पंजशीर के शेरों ने भी यह साफ कर दिया है कि लड़ाई आखिरी सांस तक होगी। ऐसे में किसके दावे में कितना दम है यह हम आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे उस शेर की जिसने कह दिया है हम सिर कटा तो सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। अहमद मसूद ने एक संदेश दिया है और यह बता दिया कि क्यों उन्हें पंजशीर का शेर कहा जाता है। अहमद मसूद ने कहा मुझे फख्र होगा अगर मैं शहीद की मौत मरूंगा। साथ ही बात को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान का चरित्र एक बार फिर सामने आ गया और तालिबान के साथ शुरू कर दी है टेरर डिप्लोमेसी। इमरान ने किस किस को फोन कर तालिबान के लिए मांगी है मदद, यह आपको बताएंगे। शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है। अब आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। तो यह भारत की बात है कि शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में बड़ी खबरें। पूरे अफगानिस्तान से अहमद मसूद की अपील, तालिबान के खिलाफ करें विद्रोह। कहा तालिबान के खिलाफ मरते दम तक लड़ेंगे। मसूद ने जारी किया ऑडियो संदेश। मसूद ने तालिबान के पाकिस्तान समर्थन की खोली पोल। कहा आज अफगानिस्तान का भविष्य दूसरे देशों के हाथों से बनाया जा रहा है। कल हमने देखा कि तालिबान की तरफ से पाकिस्तान कर रहा था जंग। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने तालिबान से लड़ाई में मारे गए सैनिकों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। कहा हम उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपनों को खो दिया। अफगान संकट के लिए अहमद मसूद ने विश्व बिरादरी को ठहराया जिम्मेदार। कहा तालिबान पर गलत फैसले की वजह से बह रहा है खून। अफगान की जनता तय करे कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन का पंजशीर को लेकर बड़ा दावा। कहा तालिबान ने पूरी तरह से पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। अब इस्लामी अमीरात के नियंत्रण में है पंजशीर। नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता अली मैसम नजरी ने पंजशीर के तालिबान पर कब्जे के दावे का खंडन किया। कहा पंजशीर तालिबान के कब्जे में भी कभी नहीं आया। पंजशीर के अलग अलग हिस्सों में तालिबान से लड़ रही है उनकी सेना। पंजशीर में घूमते नजर आए तालिबानी आतंकी। एनआरएफ के हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा करने का दावा अभी जारी है। दोनों तरफ से भीषण युद्ध। तालिबान का एक और झूठा वीडियो सामने आया है। पंजशीर के अंदर दाखिल होने की तस्वीर जारी की है। तस्वीर में अहमद शाह मसूद की तस्वीर भी नजर आई। तालिबान के झूठे प्रोपेगेंडा पर एनआरएफ के लड़ाकों ने जारी किया बयान। का सिर्फ सड़कों पर तालिबान का कब्जा, घाटियां और गांव अभी भी एनआरएफ के पास। जमीन का एक एक इंच वापस लेने के लिए जारी है जंग। तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर ऑफिस पर लहराया तालिबान का झंडा। ऑफिस के बाहर खींची फोटो। पूरे पंजशीर पर तालिबान के कब्जे का दावा किया। पंजशीर का दावा गवर्नर हाउस पर तालिबान के झंडा फहराने का दावा झूठा है। कहा तालिबान ने नहीं किया गवर्नर हाउस पर कब्जा, दावा गलत। तालिबानी प्रवक्ता ने पंजशीर के लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है। कहा किसी के साथ नहीं होगा कोई भेदभाव। पंजशीर में रह रहे सभी लोग हमारे भाई बहन, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। तालिबानी कमांडर फसीउद्दीन के मारे जाने की खबर सामने आई है। बदखशां और पूर्वी अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का नेतृत्व कर रहा था। तालिबान के लिए माना जा रहा है बड़ा नुकसान। पंजशीर में मारे गए तालिबानी कमांडर मौलवी फसीउद्दीन की मौत से तालिबान ने किया इनकार। का फसीउद्दीन ने वीडियो जारी कर अपने जिंदा होने के साथ पंजशीर में मौजूद होने की बात कही। पाकिस्तानी साजिश का रिपब्लिक पर बड़ा खुलासा। आईएसआई प्रमुख हामिद फैज जनरल बाजवा की अनुमति के बिना गए काबुल। बिना इजाजत काबुल जाने पर अपनी नौकरी तक गंवा सकते हैं आईएसआई प्रमुख।
तजाकिस्तान न्यूज एजेंसी ने खुलासा किया है 500 पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के सैनिकों ने किया पंजशीर में प्रवेश, फ्रंट लाइन लीडर पर ड्रोन से हमले शुरू। पंजशीर में पाकिस्तान हमले की निंदा और ईरान के विदेश मंत्री ने कहा अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका की होनी चाहिए जांच। पंजशीर के नागरिकों को भड़काता नजर आया तालिबानी नेता, लोगों से कहा पंजशीर को शांति से किया गया वंचित, तालिबान करेगा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर से तजाकिस्तान के लिए हुए रवाना। पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व कर रहे थे अमरुल्लाह सालेह। पंजशीर में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर पर 2 बार हेलीकॉप्टर से अटैक, सालेह को एनआरएफ के लड़ाके सुरक्षित और गुप्त स्थान पर लेकर गए। तालिबान के खिलाफ जंग में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे फहीम दस्ती, 7 से 8 तालिबानी आतंकियों ने अचानक किया हमला, गोली मारकर हत्या की। अफगानिस्तान में नई इस्लामिक सरकार का जल्द होगा ऐलान, सरकार गठन के समारोह में पाकिस्तान, चीन, ईरान, टर्की, रूस, कतर में तालिबान ने न्योता भेजा। तालिबानियों ने काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हटाई पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की तस्वीर, संकट के समय में नागरिकों को छोड़कर देश से भागे अशरफ गनी। अफगानिस्तान संकट को लेकर तालिबान का दावा, काबुल में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र ने किया सहायता का वादा, 13 सितंबर को जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सहायता सम्मेलन आयोजित करने की भी उम्मीद। 9 सितंबर को आयोजित होगा ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन, 13वें सम्मेलन के एजेंडे में अहम मुद्दा होगा अफगानिस्तान संकट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता, अफगानिस्तान होगा अहम मुद्दा। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बड़ा बयान, कहा इराक और सीरिया की तरह अफगानिस्तान में भी वापस लौटेगा अमेरिका, जैसे अमेरिका इराक से वापस चला गया था, लेकिन आज भी इराक में 5000 अमेरिकी सैनिक तैनात। सुबह से आप खबर सुन रहे हैं पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो गया, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पंजशीर किसके पंजे में है। बड़ा सवाल यही है, तालिबान कह रहा है पंजशीर उसके पास है और अहमद मसूद कह रहे हैं पंजशीर पर एनआरएफ का कब्जा है। लेकिन यह तस्वीर देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है, तालिबान का दावा है, ये आपको बताएं, अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद की समाधि है, उनकी मजार है, उस जगह पर तालिबान पहुंचकर कब्जा कर चुका है। यह दावा तालिबान ने किया है। उसका कहना है कि उसने पंजशीर में पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। सिर्फ एक तस्वीर नहीं, तालिबान का कहना है कि वो पंजशीर के राजधानी में घुस गया है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये बजारक की तस्वीर है। तालिबान का कहना है कि ये दरअसल बजारक वो जगह जो पंजशीर की राजधानी कही जाती है, वहां तक उनके लड़ाके पहुंच चुके हैं, वहां घुस चुके हैं और यहां दूर दूर तक अहमद मसूद के लड़ाके नजर नहीं आ रहे हैं। यह तालिबान का दावा है, लेकिन अहमद मसूद का कहना है ये दावे झूठे हैं। लेकिन बीती रात पंजशीर में कयामत की रात थी, पंजशीर में गोले बरस रहे थे, बमों की बारिश हो रही थी, चारों तरफ दहशत और चीख पुकार का आलम था। कई लोगों की मौत हुई है जो अहमद मसूद के करीबी थे। जरा रिपोर्ट देखिए। पंजशीर में खूनी जंग, पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक, तालिबान के पंजे में पंजशीर, तालिबान के खिलाफ खड़े अफगानिस्तान के पंजशीर की तरफ पूरी दुनिया उम्मीदों की निगाहों से देख रही है। लेकिन बीती रात पंजशीर का आसमान जंगी जहाजों की गर्जना से तहल था। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स ने घाटी में बमों की बारिश कर दी। रात के अंधेरे में चुन चुन कर मसूद के लड़ाकों पर हमले हुए। रात भर पंजशीर में चीख पुकार और दहशत फैली थी। हालात को भांपते हुए अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह सुरक्षित ठिकानों पर पहले ही पहुंच गए थे।
तालिबान ने पांशेर प्रोविंस को अफ़गानिस्तान की दीगर प्रोविंसेस के साथ जोड़ दिया और उसके ऊपर उसको पकड़ लिया है, जिसके कारण पांशेर रेजिस्टेंस के काफ़ी बड़े लीडर्स जैसे कि स्पोक्स पर्सन ऑफ पांशेर रेजिस्टेंस फ़हीम दश्ती, हनीफ अमीरी, वदूद और जैसे कई बड़े लीडर्स थे उसको मार दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने पंजशीर में ड्रोन हमले किए। इस ड्रोन हमले में पंजशीर के प्रवक्ता फ़हीम दश्ती की मौत हो गई। फ़हीम अहमद मसूद के काफी करीबी थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स की ओर से छोड़े गए ड्रोन हमलों में मसूद परिवार से जुड़े कमांडर भी मारे गए। ये जो बमबारी आप देख रहे थे, सोचिए कल तक जो तालिबान घुटनों पर था पंजशीर के आगे, उसके पास कहां से इतनी ताकत आ गई जो पंजशीर में वो बम बरसाने लगा। इसके पीछे पाकिस्तान है। आपको बताता हूं, तालिबान और पंजशीर के बीच जंग अभी खत्म नहीं हुई। हालांकि दोनों तरफ से अलग अलग दावे जरूर किए जा रहे हैं। तालिबान का दावा यह है कि वो घाटी में घुस चुका है, जबकि अहमद मसूद अब भी यही दावा कर रहे हैं कि पंजशीर पर उनका कब्जा बरकरार है। तालिबान की इस बढ़ी हुई ताकत की वजह है पाकिस्तान। पंजशीर में पाकिस्तानी सेना तालिबान की खुलकर मदद कर रही है। दरअसल पंजशीर पर हमला कर पाकिस्तान तालिबान के साथ अपनी दोस्ती और मजबूत करना चाहता है। पंजशीर घाटी में पाकिस्तान के कोबरा हेलीकॉप्टरों की मदद से एयर स्ट्राइक की गई। बम बरसाए गए हेलीकॉप्टर्स की मदद से पंजशीर के लड़ाकों को पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर से निशाना बनाया जा रहा है। नॉर्दर्न अलायंस ने भी पाकिस्तान की स्ट्राइक का दावा किया है और इसकी निंदा की है। पंजशीर में पाक के ड्रोन के जरिए भी हमला किया गया। हालांकि पहले यह दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के ड्रोन की मदद से तालिबान अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद पर नजर रख रहा है। पाकिस्तान पंजशीर में तालिबानी आतंकियों को हर तरह की मदद पहुंचा रहा है। हवाई सहायता के अलावा पंजशीर के लड़ाकों से लड़ने के लिए पाक सेना के स्पेशल फोर्स को पैराशूट के सहारे एयर ड्रॉप भी किया गया। खबर है कि सैकड़ों पाक सेना के जवान पंजशीर में लड़ रहे हैं। पंजशीर पर पाकिस्तान के हमलों से अब पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। खुद मुस्लिम देश पाकिस्तान के खिलाफ होते जा रहे हैं। ईरान ने पाकिस्तानी स्ट्राइक पर सख्त नाराजगी जताई है और हमले की जांच की मांग की है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद के काबुल दौरे पर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या फैज हामिद पंजशीर पर तालिबान का कब्जा करवाने के लिए काबुल पहुंचे? इस बात की जानकारी खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा तक को नहीं थी, इसलिए माना जा रहा है कि जनरल फैज पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस हमले में आपको बताऊं, इस हमले में अहमद मसूद का बहुत करीबी मार दिया गया। आइए उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। फ़हीम दश्ती, ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये प्रवक्ता थे फ़हीम दश्ती, और ये न सिर्फ अहमद मसूद के करीबी थे बल्कि इनके अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद के भी करीबी थे फ़हीम दश्ती। कई बार मीडिया में भी इनको आपने देखा होगा। ये इस जंग के दौरान मीडिया में आकर खुद पंजशीर की स्थिति के बारे में बता रहे थे। इनको टारगेट किया, इन पर हमला किया तालिबान ने। न सिर्फ फ़हीम दश्ती बल्कि कई और लड़ाके भी मारे गए हैं अहमद मसूद के। सबसे पहले आपको फ़हीम दश्ती के बारे में बताता हूं। आपको बताऊं कि फ़हीम दश्ती कौन है। हवाई हमले में फ़हीम दश्ती दरअसल किस तरह से हमले में उनकी मौत हुई है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। हवाई हमले में फ़हीम दश्ती मारे गए हैं। ये देखिए, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है फ़हीम दश्ती, और हवाई हमला हुआ, इसमें फ़हीम दश्ती इसका शिकार हुए। फ़हीम दश्ती के बारे में आपको बताएं, ये रेजिस्टेंस फोर्स जो है उसके, जिसका नाम आपने एनआरएफ सुना होगा, उसके ये प्रवक्ता रहे। और ये अहमद मसूद के पिता जो थे, अहमद शाह मसूद, उनके बहुत करीबी थे। मसूद के पिता के बहुत नजदीकी रिश्ते थे फ़हीम दश्ती के साथ। शाह मसूद की मौत के दौरान आपको बताऊं, जिस वक्त अहमद मसूद के पिता की जब हत्या की गई, उस दौरान उस हमले में फ़हीम दश्ती भी घायल हो गए थे। 90% तक जल गए थे फ़हीम दश्ती। तालिबान से लगातार मोर्चा ले रहे थे। दश्ती की मौत एनआरएफ के लिए, रेजिस्टेंस फोर्स के लिए, नॉर्दर्न अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दश्ती के साथ आपको बताएं, इतना ही नहीं, मसूद के लिए एक और बड़ा झटका है कि उनके 4 और कमांडर्स मारे गए हैं। ये वो कमांडर जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा था अहमद मसूद को। हमले में मसूद के भतीजे की भी मौत हुई है। तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं,
ये अहमद शाह मसूद के भतीजे यानी अहमद मसूद के भाई उस रिश्ते से लगे अहमद शाह मसूद के भतीजे अब्दुल वदूद, इनका नाम है। अब्दुल वदूद को पंजशीर का शेर भी कहते थे। इनकी भी मौत हो गई है इस तालिबानी हमले में। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे तालिबान ये दावा कर रहा है कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया। पहली तस्वीर, सोशल मीडिया पर तालिबान ने तस्वीर वायरल की और यह कहा कि यह गवर्नर हाउस है। गवर्नर हाउस में तालिबानी आतंकी पहुंचे, झंडा फहराया तालिबान का और यह दावा किया, एम्बियंस के साथ अगर मैं सुनाऊं, यह दावा किया कि गवर्नर हाउस पर यानी राज्यपाल के दफ्तर पर हमने कब्जा कर लिया है। तालिबान का यह कहना है कि वो गवर्नर हाउस तक पंजशीर के पहुंच गए। इतना ही नहीं, गवर्नर हाउस के अंदर पहुंचने के बाद तालिबान ने वही हरकत दोहराई जो काबुल में कब्जे के बाद दोहराई थी। ये देखिए जरा, एम्बियंस के साथ अगर मैं सुनाऊं, अंदर जाने के बाद तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये देखिए जरा, फर्नीचर तहस नहस करने लगा और देखिए दिमागी दिवालियापन देखिए इस कदर की ये जाकर आतंकी इस तस्वीर पर आया। इस तस्वीर को निकालने के बाद तस्वीर ये देखिए तोड़कर और तस्वीर को फाड़ दिया। ये है तालिबान का वहशीपन जो उन्हें जानवर बनाता है। एक और तस्वीर मैं आपको आइए दिखाता हूं कि कैसे तालिबान ने यह दावा किया कि वो पंजशीर के अंदर घुस गया है। उसने कहा कि वो जगह जो अमूमन आपने पंजशीर की तस्वीर में देखा होगा, ये जो मैदान मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसे आपने देखा होगा कई बार पंजशीर की तस्वीरें जब आप तक आई। यहां 2 हेलीकॉप्टर खड़े थे और तालिबान का कहना है कि इन चॉपर्स पर भी हमने कब्जा कर लिया। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं इसे आपने कई बार टेलीविजन पर देखा होगा। यहां 2 हेलीकॉप्टर NRF नॉर्दर्न अलायंस के खड़े थे। तालिबान का कहना है कि ये अब हमारे कब्जे में। तालिबानी आतंकी बढ़ रहे हैं इन हेलीकॉप्टर्स तक, यानी यहां तक इनका कब्जा हो गया है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, तालिबान का दावा यह है कि पंजशीर पर उनका कब्जा है। अब कहीं भी कोई लड़ाके नहीं है मसूद के, लेकिन मसूद का कहना यह है कि तालिबान झूठ बोल रहा है। किसके क्या दावे हैं यह आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तालिबान क्या कह रहा है। यह देखिए किसका क्या दावा है। तालिबान का कहना है कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मसूद का कहना है तालिबान का दावा सरासर गलत और झूठ है। दूसरा मैं आपको दिखाऊं, तालिबान का कहना है कि वो गवर्नर हाउस पर कब्जा कर चुके हैं। इस पर मसूद का कहना है और NRF का कहना है गवर्नर हाउस घाटी से बाहर है। पंजशीर में जैसे ही दाखिल होंगे सबसे पहले आता है गवर्नर हाउस जो मैदानी इलाके में है। हम मैदानी इलाके में नहीं, घाटी में है। इसलिए अगर ये दावा कर रहे हैं तालिबान कि वो गवर्नर हाउस तक पहुंच गए तो वो पंजशीर पर कब्जा करने का दावा नहीं है। तालिबान का कहना है पंजशीर के 7 में से 4 जिले हमने कब्जा लिए, लेकिन मसूद का कहना है कि कोई कब्जा नहीं हुआ। अभी मैदान में, पहाड़ी पर, घाटी में जंग जारी है। अभी हम लड़ रहे हैं तालिबान से, यह कहना है नॉर्दर्न अलायंस का। तालिबान का कहना है पंजशीर के लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया है। तालिबान यह दावा कर रहा है कि मसूद के लड़ाकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस का कहना है रेजिस्टेंस फोर्स पहाड़ों पर मौजूद है और पहाड़ों पर चढ़कर सीधे तालिबानियों पर हमला कर रही हैं और वहां से तालिबानियों को टारगेट कर रही हैं। इसके साथ ही तालिबान का कहना है पंजशीर में जो हथियार और गाड़ियां मौजूद थीं, इस पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। लेकिन मसूद और NRF का कहना है करीब 1500 से ज्यादा, लगभग 1600 तालिबानी आतंकी हमने ढेर कर दिए हैं। यह कहना है अहमद मसूद का। लेकिन एक सवाल इस दरमियान सभी के जहन में कौन रहा है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा किया या नहीं किया। लेकिन बीती रात पंजशीर की कयामत की रात थी, लेकिन वो योद्धा कहां है? अहमद मसूद कहां है? अमरुल्लाह सालेह कहां है? क्या ये उस वक्त पंजशीर में, घाटी में मौजूद थे जब पाकिस्तान के ड्रोन एयर स्ट्राइक कर रहे थे? आखिर ये दोनों कहां हैं? आखिर क्या ये दोनों सुरक्षित हैं या नहीं? जरा ये रिपोर्ट देखिए। तालिबान की बम वर्षा से लापता पंजशीर के योद्धा। कयामत की रात से कहां हैं अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह? जिन्होंने तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ी, वो कहां हैं? कोई नहीं जानता कि आज पंजशीर की सेना नायक अहमद मसूद और इस युद्ध में उनके साथी अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कहां हैं?
पंजशीर पर तालिबानी हमले के बाद से दोनों योद्धाओं की जानकारी नहीं है। यह तस्वीर पंजशीर पर हमले से पहले की है, जब मसूद अपने योद्धाओं के साथ घाटी में तैयारियों का जायजा लेने निकले थे। इसके बाद से मसूद का पता नहीं। दूसरे लीडर थे अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, वो दोनों अभी तक गुमशुदा है कि वो कहाँ गए हैं और किस तरफ गए हैं, उसका कोई पता नहीं। और दूसरी तरफ कई लीडर्स अभी भी पांशेर रेजिस्टेंस की कई लीडर्स अभी भी तालिबान के द्वारा डिटेन किया गए हैं। इस बीच तालिबान ने दावा किया है कि अमरुल्लाह सालेह तजाकिस्तान भाग गए। सालेह कई दिन पहले ही पंजशीर छोड़ चुके हैं। उधर अहमद मसूद ने घाटी के अंदर ही कहीं सुरक्षित ठिकाना बना लिया है और तालिबान के खात्मे की रणनीति तय की जा रही है। मसूद ने ट्वीट करते हुए बताया कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर अमरुल्लाह सालेह पंजशीर में नहीं है तो फिर कहां है। क्या अमरुल्लाह सालेह पहुंच चुके हैं सीधे तजाकिस्तान? नक्शे के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं पंजशीर का नक्शा, और अफगानिस्तान के पंजशीर में अब तक अमरुल्लाह सालेह थे, लेकिन इससे सटा हुआ है तजाकिस्तान। क्या हेलीकॉप्टर से, चॉपर से यहां से निकलकर तजाकिस्तान लैंड कर चुके हैं अमरुल्लाह सालेह? बड़ी बात यह है। लेकिन क्या तजाकिस्तान ने अमरुल्लाह सालेह को शरण दी है, और कितनी संभावना है कि अमरुल्लाह सालेह तजाकिस्तान में चले जाएं, और वहां आखिर तजाकिस्तान उनकी मदद करेगा क्यों? ये दर्शकों को बताते हैं क्या वजह है। दरअसल अमरुल्लाह सालेह के बारे में आपको बताएं तो अमरुल्लाह सालेह दरअसल ताजिक हैं, ताजिक जाति से आते हैं, और तजाकिस्तान ताजिक देश है। सालेह के तजाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। दरअसल 1997 में तजाकिस्तान में अमरुल्लाह सालेह नौकरी कर रहे थे। 1997 में अफगानिस्तान के दूतावास में सालेह उस दौरान थे। विदेशी इंटेलिजेंस के साथ भी उन्होंने काम किया था, यानी खुफिया विभाग में भी काम कर चुके हैं, इसलिए उनके रिश्ते पूरी दुनिया में तजाकिस्तान से खास संबंध रहे। 2004 में अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के बाकायदा चीफ बन गए वो। तालिबान में दरअसल पश्तूनों का दबदबा है। ताजिक समुदाय ने कभी सरेंडर नहीं किया। वर्चस्व की जंग ताजिक बनाम पश्तून की रही है। तजाकिस्तान ने पंजशीर की मदद की, युद्ध के लिए पंजशीर को मजबूत किया है। यही वजह है कि पूरी संभावना है कि अमरुल्लाह सालेह तजाकिस्तान में शरण लिए हो। लेकिन इस बीच आपको बताएं, अमरुल्लाह सालेह हो सकता है तजाकिस्तान में हो, लेकिन अहमद मसूद कहां है? अहमद मसूद क्या पंजशीर घाटी में ही है? पूरी दुनिया जानना चाहती है कि अहमद मसूद कह क्या रहे हैं। तो आपको उनका एक संदेश सुनाने और बताने जा रहा हूं अहमद मसूद ने क्या कहा। तालिबान के दावों के बीच पंजशीर में तालिबान से लोहा ले रहे नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने एक बाकायदा ऑडियो संदेश जारी किया। मसूद की ओर से जारी किए गए इस ऑडियो संदेश में लोगों से तालिबान के खिलाफ उठने की और लड़ने की अपील की। पूरी दुनिया अहमद मसूद को सुनना चाहती है कि वो क्या कह रहे हैं। अहमद मसूद ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है। अहमद मसूद ने कहा है कि पंजशीर के शहीदों, उनके परिवार के लिए गहरी संवेदना है। अहमद मसूद ने यह इसलिए कहा क्योंकि बीती रात जो पंजशीर में हुआ, उसके बाद अहमद मसूद ने बाकायदा एक ऑडियो संदेश जारी किया था। क्या उस ऑडियो संदेश में था, यह मैं आपको बता रहा हूं। अहमद मसूद ने कहा, इस युद्ध की वजह से मैंने अपने बहुत से लोगों को खो दिया है। कल हमने देखा कि तालिबान के साथ कई दूसरे देशों के लोग भी थे जो हमसे लड़ रहे थे। आज मैंने एक विशेष संदेश अपने लोगों को दिया है, आप जहां भी हो तालिबान का जमकर विरोध करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़ाई के मैदान में हैं या नहीं। हमारे साथ खड़े रहें और अपनी आवाज उठाएं। हमारे पहाड़ों के हर हिस्सों में उनकी मौजूदगी है। काबुल और हेरात की आवाम ने भी प्रतिरोध की आवाज उठाई थी। मैं आपके साथ हूं, आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी हमारे साथ खड़े रहें। अगर तालिबान ने लड़ने के लिए हथियार चाहिए, तालिबान से आपको लड़ना है, तो मैं उनके लिए यहां खड़ा हूं जिन्हें हथियार चाहिए। जो लोग भी विरोध करना चाहते हैं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूं। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताना चाहता हूं कि तालिबान सरकार पर आपके गलत फैसले की वजह से खून बह रहा है। तालिबान अब भी वही है जो 20 साल पहले था। सब आपकी वजह से है। यह सही समय है कि अफगानिस्तान के लोग फैसला करें। मैं कहना चाहता हूं, मुझे गर्व होगा
कि मैं शहीद की मौत मरूं, हम अपनी धरती और अपने लोगों के लिए शहादत देंगे। मुझे विश्वास है कि हमें फिर से सफलता मिलेगी। ये अहमद मसूद के शब्द हैं, उनके ऑडियो संदेश। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या पंजशीर पर कब्जा करना आसान है। तालिबान के दावे मैंने आपको बता दिए, अहमद मसूद क्या कह रहे हैं वो आपको बता दिया, लेकिन पंजशीर पर सोवियत संघ कब्जा नहीं कर पाया, तालिबान कब्जा नहीं कर पाया इससे पहले, अब कर पाएगा क्या? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और वहां की भौगोलिक स्थिति जो है वो क्या कहती है, ये आपको बताते हैं। एक तरफ तालिबान ये दावा कर रहा है कि जंग अब खत्म हो चुकी है, तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, ये तालिबान का दावा है। लेकिन दूसरी तरफ पंजशीर के शेर और नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि पंजशीर में जंग अभी जारी है। हालांकि किसके दावे में कितना दम है, यह कहना आसान नहीं। दरअसल तालिबान पंजशीर में भले ही दाखिल हो गया हो, लेकिन पंजशीर पर कब्जा अभी उसके लिए दूर की कौड़ी, क्योंकि पंजशीर के लड़ाके घाटी के अंदरूनी हिस्सों में घात लगाकर बैठे, तो वहीं तालिबानी आतंकियों से मोर्चा ले रहे हैं। ऐसे में तालिबान पंजशीर के मैदानी इलाकों में तो घुस सकता है, लेकिन वहां से आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल होगा। अलबत्ता तालिबान ने पंजशीर को पूरी तरह से घेर लिया है। पंजशीर घाटी के अंदर अब ना तो कुछ जा सकता है, ना ही कुछ बाहर आ सकता है, क्योंकि घाटी के बाहरी इलाकों में तालिबान का कब्जा है। दरअसल तालिबान पंजशीर तक पहुंचने वाला जरूरी सामान और दूसरी रसद रोककर पंजशीर को मुश्किल में डाल रहा। एक और वजह है जो तालिबान के दावे को सिर्फ हवाई साबित कर रहा है। दरअसल आपको बताएं, पंजशीर पथरीला और संकरी इलाका है, पूरी घाटी में खतरनाक रास्ते हैं और तालिबान के लिए उन रास्तों से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, जबकि पंजशीर के लड़ाके इन इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वो उसी का फायदा अब तक उठाते रहे हैं। अहमद शाह मसूद के बेटे, शेर का बेटा शेर, बड़ी जम के उन्होंने जंग की है। देखिए हर रेवोल्यूशन को क्या चाहिए, एक बेस एरिया। पंजशीर से अच्छा बेस एरिया दूसरा नहीं है, और जितना तालिबान ज़्यादा जाएंगे वो उतनी कुर्बानियाँ ज़्यादा देंगे। वैली फ्लोर पकड़ के वो थोड़ी थोड़ी जगह पकड़ के वो खुश हो रहे हैं, अभी उनको आगे पता चलेगा होता है क्या, क्योंकि इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ी, तारीख नहीं पढ़ी, किस तरह ऑपरेशन चले पहले वो नहीं पढ़ा। सोवियत फौजें टैंकें लेकर, BMP लेकर पूरी की पूरी पंजशीर घाटी के अंदर। जाहिर है तालिबान बाहरी इलाकों में कब्जे को खुद की जीत बता रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मसूद के लड़ाके अंदरूनी इलाकों में छिपकर तालिबानी आतंकियों को निशाना बना रहे। नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से भी यह बात साफ कर दी गई है कि उनके लड़ाके पंजशीर के अंदरूनी इलाकों में मौजूद हैं और तालिबान से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि तालिबान ने इस तरह के झूठे दावे क्यों किए। दरअसल तालिबान एक तरह से पंजशीर पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे न सिर्फ पंजशीर बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लोगों का मनोबल तोड़ा जा सके। इसलिए वो जानबूझकर पंजशीर पर कब्जे की झूठी कहानी गढ़ रहा है, जिससे आगे होने वाले विद्रोह को भी थामा जा सके। आइए अब मैं आपको बताता हूं, अब सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर आगे होगा क्या। क्या तालिबान पंजशीर पर कब्जा कर लेगा? क्या मसूद सरेंडर कर देंगे? क्या अमरुल्लाह साले भाग जाएंगे? क्या जो मसूद के लड़ाके मौजूद हैं पंजशीर में वो तालिबान के आगे घुटने टेक देंगे? तो आपको बताने जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि आखिर अब आगे क्या होगा। यह साफ है कि पंजशीर की जंग में अब अहमद मसूद के लड़ाके फिलहाल बैकफुट पर है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है, अहमद मसूद अब करेंगे क्या? उनके पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि ये तो मसूद भी जानते हैं कि पंजशीर में वो तालिबान के सामने कब तक डटे रह सकते हैं। मसूद ने बातचीत की मांग की है। पहली बात मैं आपको बताऊं, पहला ग्राफिक्स, कि मसूद अब क्या कह रहे हैं। मसूद दरअसल बातचीत की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है संघर्ष विराम होना चाहिए। मसूद ने समझौते की बात की है। मसूद चुनाव चाहते हैं, सभी जातियों को सरकार में शामिल करने की वो बात कर रहे हैं। मसूद कह रहे हैं कि समावेशी सरकार बने। मसूद खुद को तैयार करने के लिए वक्त चाहते हैं। मसूद दूसरे देशों से मदद की अपील कर सकते हैं। मसूद आपको बताऊं ताजिक जाति से हैं, तालिबानी पश्तो हैं। दोनों जातियों में बहुत पुरानी लड़ाई है। आज तक पश्तो के आगे ताजिक ने घुटने नहीं टेके, इसलिए मसूद तालिबान के आगे झुकेंगे नहीं। मसूद खुद मरेंगे या तालिबान को मारेंगे, यह होगा
आगे का भविष्य। लेकिन इस दौरान बड़ा सवाल यह है कि आखिर पूरी दुनिया क्यों खामोश है? पूरी दुनिया के देश आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? तालिबान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े देश जो मानवाधिकार और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सबकी जुबानें सिली हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका चुप, ब्रिटेन चुप, जर्मनी चुप और फ्रांस भी चुप। आप सिर्फ किसी भी बड़े मुल्क का नाम लीजिए, लेकिन तालिबान की बढ़ती दहशत पर उस मुल्क की चुप्पी के सिवा आपको कुछ और नहीं मिलेगा। जो देश कल तक दुनिया भर में महिलाओं की सुरक्षा करने का दम भरते थे, उनको अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार की तस्वीरें नहीं दिखती। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कल तक अधिकारों की दुहाई देते नहीं थकते थे, वो भी खामोश हैं, जैसे जुबान पर किसी ने ताला लगा दिया हो। ये मौन समर्थन नहीं तो क्या है? जब संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाएं और पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने गंभीर सवाल है, अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की गुहार के बावजूद किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला। पाकिस्तान ने पंजशीर की जमीन पर सैन्य हमला किया, वो साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। लेकिन इसके बावजूद अब तक अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस से लेकर जर्मनी तक सब चुप है। आतंक के खिलाफ ये चुप्पी बेहद खतरनाक है। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आतंक के बरादर सब साथ साथ आ गए। इमरान खान कैसे तालिबान की पैरवी कर रहे हैं। इमरान खान ने दरअसल फोन उठाया, फोन उठाकर कई मुस्लिम देशों को फोन किया और उनसे तालिबान के लिए मदद मांगी। आइए आपको दिखाने जा रहा हूं कौन कौन से मुस्लिम देश हैं जिन्हें इमरान खान ने फोन किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में अपनी ताकत और बढ़ाने और अफगानिस्तान पर तालिबान के जरिए अपना कब्जा जमाए रखने के लिए अपनी टेरर डिप्लोमेसी और तेज कर दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से ने इस बात की बाकायदा तस्दीक की है कि इमरान खान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, जिन्हें आप देख रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान और 2 अन्य नेताओं के साथ अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा की है, जिसमें आपको बताएं इमरान खान ने क्षेत्रीय स्थिरता यानी स्टेबिलिटी के लिए अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने पर जोर दिया है। कैसे अफगानिस्तान में शांति आए, यह इमरान खान का ढकोसला हो सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इमरान खान ने यूएई, जिसे आप संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, उनके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद को भी फोन लगा दिया। इमरान खान ने फोन लगाया। इसके अलावा इमरान खान ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ भी फोन पर बातचीत की है। एक तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दफ्तर फुल एक्शन में, दूसरी तरफ पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भी फुल एक्टिव है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि उसने पड़ोसी देशों के साथ बैठक की और इस बैठक में चीन, ईरान, तजाकिस्तान, यानी चीन के अलावा उसने ईरान से, तजाकिस्तान से और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की है। इस बातचीत में यह तालिबान पर बातचीत हुई है। आइए आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे, इतना ही नहीं, यह तो पाकिस्तान की हरकत है, लेकिन पाकिस्तान ने जो पंजशीर में किया उसके बाद ईरान ने सख्त लहजा अपना लिया। ईरान ने बाकायदा पाकिस्तान को झाड़ लगाई है। ईरान का क्या कुछ कहना है पाकिस्तान की इस हरकत पर, आइए आपको ये बताने जा रहा हूं। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनवाने के लिए दुनिया में खुलकर बैटिंग कर रहा है, फोन डिप्लोमेसी कर रहा है, बैठकें कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान पर भड़क गया। ईरान ने पाकिस्तान को हद में रहने की नसीहत दे दी है। ईरान ने कहा है अफगानिस्तान में विदेशी दखल उसे बर्दाश्त नहीं है। ईरान का यह बयान तब आया है जब दुनिया भर में यह खबर फैली कि पाकिस्तान की वायुसेना पंजशीर में बमबारी कर रही और उसके लड़ाकों पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने दो टूक कहा है कि अफगानिस्तान में बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं होगा। यह गलत है। पंजशीर में हवाई हमले की वो निंदा करता है। पंजशीर पर हवाई हमले की जांच होनी चाहिए।
इनमें जिन अफगान नेताओं की मौत हुई है उन्हें वो श्रद्धांजलि देता है। बेहद साफ है कि ईरान अफगानिस्तान में पंजशीर के नेताओं के हवाई हमले में मौत से बेहद खफा है और वो पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आने का साफ साफ इशारा कर रहा है। इससे पहले ईरान ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया था जब उसने तालिबान को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया था और दो टूक कहा था कि ईरान अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार को ही मान्यता देगा। यानी ईरान ने कहा अफगानिस्तान में इलेक्शन हो, जब सरकार चुनकर आएगी तब मान्यता दी जाएगी। यहां ध्यान देने की बात यह है कि तालिबान पाकिस्तान के इशारे पर ईरान से बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश में जुटा है और ईरानी मॉडल पर ही अपनी सरकार बनाना चाहता है। इससे पहले आपको बताऊं, अफगानिस्तान का पड़ोसी देश तजाकिस्तान पाकिस्तान और तालिबान को झटका दे चुका है। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन दो टूक कह चुके हैं कि उनका देश हथियार के बल पर सत्ता में आई सरकार को मान्यता नहीं देगा। ताजिक राष्ट्रपति ने ऐसा तब कहा जब उनके बगल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए थे। डेनमार्क ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने बहुत साफ संकेत दिए हैं कि उनका देश तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा। इधर चीन भी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए। चीन दरअसल वेट एंड वॉच, देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रहा है। दरअसल उसकी कोशिश अफगानिस्तान के साथ ईरान को भी साधने की है, क्योंकि चीन ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का फायदा उठाना चाहता है। इस बीच तालिबान से बातचीत के लिए यूरोपियन यूनियन ने भी कुछ शर्तें तय की हैं। यूरोपियन यूनियन ने तालिबान को साफ संकेत कर दिया है कि तालिबान के बर्ताव पर उसके आगे के रिश्ते निर्भर करेंगे। फिलहाल अफगानिस्तान को मिलने वाली सभी मदद पर यूरोपियन यूनियन ने रोक लगा रखी है, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जो तालिबान को मान्यता देने के संकेत दे रहे हैं और इनमें सबसे बड़ा नाम है ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने तालिबान को मान्यता देने के संकेत दिए हैं, लेकिन उसके सामने कुछ शर्तें भी ब्रिटेन ने रखी हैं। मतलब अगर तालिबान उन शर्तों पर रजामंद हुआ तो उसे मान्यता मिल सकती है। ब्रिटेन के साथ ही हॉलैंड ने भी तालिबान को शर्तों पर मान्यता देने के संकेत दिए हैं। हॉलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने कहा है अगर तालिबान शर्तें मानता है तो उसे मान्यता देने पर विचार किया जा सकता है। अब ऐसे में दुनिया में दो ही ऐसे देश हैं जिसने खुलकर तालिबान सरकार का समर्थन किया है। इनमें से एक है पाकिस्तान और दूसरा है रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तालिबान के समर्थन में है। पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान के ताजा हालात से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की है। तो इस बीच बहुत से देश हैं जो हिचक रहे हैं तालिबान को मान्यता देने में, लेकिन तालिबानी नेताओं ने कुर्ते सिलवा लिए सरकार की शपथ लेने के लिए और इस शपथ के लिए दुनिया के कई देशों को न्योता भी भेज दिया है कि आइए शपथ ग्रहण में शामिल होइए। यह भी अपने आप में बहुत ताज्जुब वाली तस्वीर होगी कि आतंकी शपथ लेंगे और बड़े बड़े देश उसमें शामिल होंगे। देखिए जरा किनको न्योता भेजा है। तालिबान ने पंजशीर में अपनी जीत के ऐलान के बीच सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। नई सरकार का गवाह बनने के लिए तालिबान ने अपने 6 करीबी देशों को न्योता भेजा है। खबर यह है कि तालिबान ने पाकिस्तान को न्योता भेजा है, यानी पाकिस्तान को सबसे पहले बुलाया है। तालिबान ने उन्हीं के पर अब भरोसा है। दरअसल पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी के दौरान तालिबानियों को पनाह दी, उन्हें पैसा दिया, असलहे दिए, काबुल पर कब्जे में भी सहयोग किया और पंजशीर में तालिबान की तरफ से हवाई हमले भी किए। तालिबान ने पाकिस्तान के एक और जिगरी यार है चीन को भी न्योता भेजा है कि शपथ में आइएगा जरूर। दरअसल अफगानिस्तान की माली हालत पहले से खराब है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद हालात और खराब हो रहे हैं। ऐसे में चीन से उसे अब उम्मीद है, आर्थिक उम्मीद की आर्थिक मदद होगी। चीन के समर्थन से उसे वैश्विक पहचान मिलेगी और इस इलाके में अमेरिका का प्रभाव कम करने के लिए चीन के लिए भी अच्छा मौका है। तालिबान ने रूस को न्योता भेजा है। जब से अफगानिस्तान में जंग छिड़ी है तब से रूस तालिबान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और उसके सारे बयान तालिबान का समर्थन करते दिख रहे हैं। रूस के जरिए तालिबान ताजिक उज्बेक विरोधियों को साध रहा है, वहीं रूस अपने यहां आतंकी खतरे को भी कम कर रहा है। तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान जैसे सहयोगियों को भी सुरक्षित कर रहा है। चौथा देश है तुर्की,
तुर्की को भी न्योता भेजा है। तुर्की की मदद से स्थिति मजबूत कर सकता है, इसे जल्दी से मूव करेंगे और पाकिस्तान की ओर से रिश्ते बेहतर करने का दबाव है और तुर्की को मुस्लिम देशों में प्रभाव बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा कतर को न्योता भेजा है। कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। दोहा में ही दफ्तर है तालिबान का। दोहा में अमेरिका तालिबान शांति समझौता भी हुआ था और मानवीय मदद और तकनीक की सहायता भी कतर दे रहा है तालिबान को। और तालिबान ईरान के बीच दोस्ती अच्छी है। ईरान को भी इनविटेशन भेज दिया है। पिछली सरकार अमेरिका की करीबी थी और शियाओं के साथ अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर रहा है अब तालिबान। तो इन मुल्कों को तालिबान ने शपथ का न्योता भेज दिया है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।